ये वीडियो हम बना रहे हैं एक हमारे जो दर्शक हैं आकांक्षा सिंह उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसे पिछली फोटोग्राफ में आपने देखा कि पूरे के पूरे पर्दे के ऊपर ये ब्लड स्पॉट आ गए, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन ऑक्लूजन। और इसमें देखिए एक पर्टिकुलर सिर्फ इस हिस्से के ऊपर ब्लड के स्पॉट हैं, नीचे वाला हिस्सा क्लियर है और इधर उधर सब क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिर्फ छोटी सी वेन ब्लॉक हुई है। मान लीजिए जैसे ये तो सेंट्रल मेन वेन है जो ब्लॉक हो जाए, उसकी जगह एक ये पतली वाली वेन अगर कहीं से ब्लॉक हो जाए तो एक लिमिटेड एरिया ही पर्दे का खराब होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं एक हमारे जो दर्शक हैं आकांक्षा सिंह उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी कि बीआरवीओ और सीआरवीओ के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उसी बीमारी से रिलेटेड है। तो देखिए हमारे पूरे शरीर के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है कि ब्लड आता है और जाता है। तो जो ब्लड वेसल ब्लड को लाते हैं, जो सप्लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरी, और जो ब्लड को ले जाते हैं उनको कहते हैं हम वेंस। तो ये जो बीमारी है ये वेंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी, उससे रिलेटेड है। तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रेटिनल वेन ऑक्लूजन। यानी कि जो हमारी बॉडी या आँख के पर्दे के अंदर जो ब्लड वेसल्स खून को आँख से बाहर ले जाती हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब हुआ कि वो जो ब्लड वेसल हैं वो हो गई बंद। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर एक पानी का पाइप है, जैसे उसको आपने एक साइड से बंद कर दिया तो उसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली जो ये ब्लड वेसल जब एक साइड से हमारी ब्लॉक हो गई तो इसकी वजह से जो पीछे से ब्लड का प्रेशर आ रहा है वो सारा का सारा प्रेशर जो है ब्लड को पूरे पर्दे के ऊपर स्पिल ओवर कर देता है। यानी कि पूरे पर्दे के ऊपर जो है ब्लड के स्पॉट्स आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो फोटोग्राफ है इसमें पूरे पर्दे के ऊपर ये जो रेड रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे ब्लड के स्पॉट हैं। इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि ये जो है ये हमारा नॉर्मल पर्दा है और ये पर्दा है सेंट्रल वेन ऑक्लूजन। सेंट्रल वेन ऑक्लूजन का ये पर्दा है कि जिसमें हमारी जो मेन वेन है जो रेटिना को सप्लाई करती है उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई। तो ये जो वेन ऑक्लूजन है ये दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल वेन ऑक्लूजन, यानी कि जो मेन वेन है जो आँख में से ब्लड को पीछे रेटिना से बाहर ले जाती है वो ब्लॉक हो गई हमारी। और एक कंडीशन होती है ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, यानी कि जैसे ये है, जैसे पिछली फोटोग्राफ में आपने देखा कि पूरे के पूरे पर्दे के ऊपर ये ब्लड स्पॉट आ गए, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन ऑक्लूजन। और इसमें देखिए एक पर्टिकुलर सिर्फ इस हिस्से के ऊपर ब्लड के स्पॉट हैं, नीचे वाला हिस्सा क्लियर है और इधर उधर सब क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिर्फ छोटी सी वेन ब्लॉक हुई है। मान लीजिए जैसे ये तो सेंट्रल मेन वेन है जो ब्लॉक हो जाए, उसकी जगह एक ये पतली वाली वेन अगर कहीं से ब्लॉक हो जाए तो एक लिमिटेड एरिया ही पर्दे का खराब होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। यानी कि जो मेन वेन है उसकी एक छोटी सी कोई ब्रांच बंद हुई है, पूरी की पूरी वेन बंद नहीं हुई है। तो अब इस बीमारी के मेन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो मेन रिस्क फैक्टर्स इसमें जो आते हैं वो सबसे पहला है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ये 75 टू 80% ऑफ पेशेंट्स के अंदर इन दो कारणों से ये डिजीज़ होती है। थर्ड है ग्लोकोमा, और जिन पेशेंट्स के अंदर लिपिड के लेवल काफ़ी हाई लेवल में हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल में है, वो पेशेंट भी इस बीमारी के लिए हाई रिस्क पे रहते हैं। आम तौर पे ये बीमारी 50 प्लस एज ग्रुप में होती है, लेकिन आज की डेट में हमने ये देखा है कि काफ़ी यंग पेशेंट्स को भी ये बीमारी हो रही है। तो यंग पेशेंट जो मेल एज ग्रुप में हैं उनमें जो ये बीमारी होती है उसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, टबैको, के जो बच्चे सिगरेट पीते हैं उनके अंदर ये रिस्क होने की चांसेस हैं। सेकंड, हमारे शरीर के अंदर एक कंपाउंड होता है होमोसिस्टीन, अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो यंग पेशेंट्स के अंदर ये दिक्कत होने की संभावना रहती है। काफ़ी जो फीमेल पेशेंट हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि पीओसीडी करके एक डिज़ीज़ होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उस बीमारी के अंदर भी क्योंकि पेशेंट के हार्मोनल लेवल्स
डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेशेंट कई तरीके की हार्मोनल थेरेपी पे होते हैं, वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि पेशेंट्स इस बीमारी के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो जब पेशेंट्स को ये डिजीज़ हो जाए तो पेशेंट को क्या सिम्टम आते हैं? तो देखिए, जब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है तो ये एक सडन इवेंट होता है। पेशेंट मान लीजिए रात को एकदम ठीक सोया, सुबह जब सो के उठा तो उसको लगा कि एकदम डार्क सा, काला सा बादल सा घूम रहा है आँख के आगे और सारी चीज़ों का कंट्रास्ट कम हो गया है। इसके उल्टा जो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन है उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो इतने सडन नहीं होते, बिकॉज आँख का एक पर्टिकुलर हिस्सा ही ख़राब होता है, बाकी आई से पेशेंट को एक क्लियरली दिख रहा होता है। तो इसमें पेशेंट जो है यूजली लेट मैनिफेस्ट करते हैं। काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि भाई ऊपर का मुझे इतना नहीं दिख रहा, नीचे का नहीं दिख रहा, या हल्का सा कंट्रास्ट कम हो गया है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट अपनी एक रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं और जब हम उन्हें चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि भाई इनको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो रखा है। तो सिम्टम इसमें बड़े सिंपल हैं कि पेशेंट को सडन एक विजन ड्रॉप होगा या फिर वो ग्रेजुअल एक रूटीन एग्जामिनेशन के ऊपर देखा जाएगा। तो एक बार जब पेशेंट्स को ये डायग्नोसिस हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कर दी कि भाई उनको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस या उसको आगे क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहली तो इसमें आती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा हमने बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ होगा, आई का प्रेशर हो गया, होमोसिस्टीन और जो उसके लाइफस्टाइल रिलेटेड मैटर्स हैं, वो सारे हम इवेल्युएट करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इस बीमारी के लिए है ओसीटी, कि पर्दे का आपका एक स्कैन किया जाता है। उस स्कैन के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि पर्दे के अंदर सूजन कितनी आई हुई है, और एक बार वो हम असेस कर लें कि भाई कितनी सूजन है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। थर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है एंजियोग्राफी। वो इमीडिएटली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन हम यूजली 3 से 4 महीने के बाद करते हैं। और उस इन्वेस्टिगेशन को करने का पर्पस यही है कि मेनली कि आँख के अंदर कोई खून की नाड़ियाँ तो नहीं बन रही, कि कहीं पे जो ब्लड आपकी जो वेन ब्लॉक हुई है उसकी वजह से पर्दे में किस किस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई हैम्पर हुई है। ये हम एकदम इनिशियल स्टेज में ज़्यादातर केसेस में इसलिए नहीं करते कि उस टाइम पे पूरे पर्दे के ऊपर ब्लड होता है, तो एंजियोग्राफी से उतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। अब एक बार आपकी डिजीज़ डायग्नोस हो गई, इन्वेस्टिगेट हो गई, आपके जो सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं वो हमने रूल आउट कर लिए, तो मेन जो ट्रीटमेंट है इस बीमारी का आज की डेट में वो है इंजेक्शंस, कि आपको एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर आँख के अंदर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अब वो जो चॉइस ऑफ इंजेक्शन है कि पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन लगना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट पेशेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि ये इंजेक्शन आपको एक रेगुलर इंटरवल पे लेने पड़ेंगे, एक इंजेक्शन से बात नहीं बनती है। किसी किसी केस में ओवर टाइम पीरियड हमने ये देखा है कि उनके न्यू ब्लड वेसल बनने की एक टेंडेंसी होती है, यानी कि नई खून की नाड़ियाँ पर्दे के ऊपर बनने लग जाती हैं या आँख के आगे वाले हिस्से पे बनने लग जाती हैं। अगर वो नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं या एंजियोग्राफी पे ये पता लगता है कि आपकी ब्लड सप्लाई बहुत सारे एरिया के अंदर ब्लॉक हो गई है, तो वहाँ पे एक एड ऑन ट्रीटमेंट हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, यानी कि आपके पर्दे को लेज़र कर देते हैं। उस लेज़र का एडवांटेज ये है कि एक तो ब्लीडिंग की रिस्क कम हो जाती है, सेकंड जो इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपको किसी पेशेंट को लेट स्टेज में अगर आता है कि भाई उसने ध्यान नहीं दिया और ब्लीडिंग हो ही गई है आँख के अंदर, तो उन केसेस के अंदर जो है किसी किसी पेशेंट में सर्जरी का भी एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं विट्रेक्टमी, कि सर्जरी करके वो पीछे का जो ब्लड है वो हम सारा साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर पेशेंट्स को हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि अगर ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन अनट्रीटेड चली जाए, बिना इलाज के चली जाए, तो इसमें एक सेकंड बीमारी डेवलप होने की रिस्क रहती है जिसको हम बोलते हैं नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा, यानी कि आपकी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में कि ये काफ़ी पेनफुल हो जाती है कंडीशन। और एक बार पेशेंट उस कंडीशन में पहुंच जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और विजन रिकवरी तो उसमें बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन अगर राइट टाइम पर आप ट्रीटमेंट के लिए आ जाएं तो काफ़ी केसेस के अंदर हम इंजेक्शन और लेज़र की मदद से आपकी विज़न को स्टेबलाइज करने में
और किसी हद तक रेस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एट द एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि एक तो दिक्कत हो तो आपने अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से तुरंत एक चेकअप कराना है। अपने जो सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो लिपिड आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी आपने देखभाल प्रॉपरली करनी है। तो काफ़ी हद तक हम आपकी विज़न को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई एट सर्टेन एज 40 के बाद जो है पेशेंट्स को एक रेगुलरली अपना आई का एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी केसेस में डिज़ीज़ पीछे बन रही होती है और पेशेंट्स को पता भी नहीं होता। तो इस इंफॉर्मेशन से उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। स्पेशली आकांक्षा सिंह जिनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इस बीमारी रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। बट स्टिल अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके जितने एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर और जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस के आंसर हम आपको दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच।